नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं जब बोल रहा हूँ, एक घंटे पहले एक खबर आई कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री विजय रूपानी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन हो गए। और दूसरे दिन यानी 12 घंटे या समझो 20 घंटे में दूसरा मुख्यमंत्री गुजरात के लिए आने वाला है। झट से जो खबर आई उसके बाद तुरंत दूसरी खबर आई कि दूसरे दिन यानी रविवार को सुबह गुजरात में जितने बीजेपी के एमएलएज हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है और शायद आज रात को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच रहे। मतलब सीधी बात है कि ये सब पहले से तय हुआ है कि भाई गुजरात का चीफ मिनिस्टर बदलना है। ये अचानक नहीं हुआ। लेकिन एक बात, एक खासियत हमें समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में किसी भी राज्य में कुछ गड़बड़ चल रही है, समझो राजस्थान में है, पंजाब में है या और कहीं है, तो कितनी गड़बड़ हो जाती है, कितनी गड़बड़। अब बिल्कुल कर्नाटक में भी हमने देखा कि बहुत दिन से चल रहा था कि बीजेपी येदियुरप्पा को हटाने वाली है, नया चीफ मिनिस्टर आने वाला है, लेकिन गड़बड़ कुछ हुई नहीं। उन्होंने रिज़ाइन किया, उनकी जगह दूसरा चीफ मिनिस्टर लाया गया। लेकिन गुजरात के बारे में तो अजूबा है कि ये खबर किसी को भी नहीं थी कि भाई गुजरात का भी चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा। अब बदला इसलिए जाएगा कि अगले साल जैसे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसी तरह से गुजरात का भी फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ, फ़र्क इतना ही है कि जो 5 राज्यों के नाम मैंने बताए, उस राज्यों में मार्च तक ये चुनाव होने वाले हैं और गुजरात का चुनाव 2022 के अंत में होने वाला है, 22 के अंत में होने वाला है। तो जो 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार गुजरात विधानसभा जीत ली थी, उसके बाद फिर 17 में जीत गए, अब फिर से चुनाव आने वाला है। असल में देखिए तो 1995 से बीजेपी हर विधानसभा चुनाव जीत रही है। हाँ, 2017 में बीजेपी के लिए कुछ तकलीफ हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेजॉरिटी पाई, लेकिन उनका बहुमत कम हो गया था, एमएलए कम हो गए थे, 100 से नीचे आ गए थे। ये सिर्फ एक बार उनको फटका लगा था और देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात का होने के बावजूद जोर शोर से अपोजिशन या कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, फिर भी मेजॉरिटी तो बीजेपी की रही थी। लेकिन उस चुनाव से पहले भी जो मोदी जी के बाद चीफ मिनिस्टर हुई थी आनंदीबेन पटेल, उनको हटाकर विजय रूपानी ये नए चीफ मिनिस्टर लाए गए थे। शायद इसी समय यानी अगस्त 2016 में रूपानी को लाया गया था और ठीक 1 साल पहले या 1.5 साल पहले गुजरात में नया चीफ मिनिस्टर लाया गया था और उनके नेतृत्व में 2017 की लड़ाई हुई थी। फिर भी मेजॉरिटी रखी और बीजेपी सत्ता में थी। और अब फिर से गुजरात में चुनाव के पहले कुछ 15-18 महीने नया चीफ मिनिस्टर लाया जाने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जो नाम आ रहे हैं, विजय रूपानी, गोवर्धन झड़ापिया, नितिन पटेल जो अभी उप मुख्यमंत्री है, और एक नाम जो है वो मुझे इंटरेस्ट लगता है उसमें, वो है CR पाटिल। CR पाटिल का मतलब चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, ये नाम इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो आज गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल है और ये मोदी के ज़माने में या मोदी के कालखंड में बीजेपी के निचले स्तर से उठकर आए हुए नेता है।
सूरत से वो 2 बार MP चुने गए हैं और मोदी और अमित शाह के बिल्कुल निकट और नज़दीकी माने जाते हैं। अगर मेरी याद गलत नहीं है तो 2014 और 2019 या 2017 का विधानसभा चुनाव, ये तीनों समय CR पाटिल जो है, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बड़ा काम किया था बीजेपी का, पार्टी का। और ये असल में तो ये गुजरात पुलिस से आते हैं, उनका जन्म जलगांव में हुआ है और वो वैसे देखिए तो बिगर गुजराती है, बिगर गुजराती है, जिसको हम मराठी मानुष बोल सकते हैं। मराठी मानुष मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका जन्म ही जलगांव में हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि लेवा पाटिल, कड़वा पाटिल, पटेल, यानी पटेल बोलते हैं गुजरात में, जिसको महाराष्ट्र में पाटिल बोलते हैं। तो ये लेवा पाटिल कम्युनिटी से आते हैं, जिसको गुजरात में लेवा पटेल बोला जाता है। और वो गुजरात में जाके स्टेबल हो गए, स्थायी हो गए। सूरत से उन्होंने शिक्षण लिया था और 2002 के दंगों के बाद वो मोदी की नज़र में आए। मोदी ने उनको बीजेपी में शामिल कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो नेता बन गए और 2014 में वो सूरत से MP बन गए। और इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि बहुत सारा, यानी 5 लाख से ज़्यादा मताधिक्य से वो चुन कर आए हुए MP है। हाँ, लेकिन आज मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, 4 वैसे नाम है, उसमें से नितिन पटेल तो अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो शायद उनका नंबर नहीं लगेगा, जो 4 नाम लिए जा रहे हैं। दूसरे मांडविया करके है, जिनको अभी अभी जो सेंट्रल मिनिस्टर की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की फिर रचना हुई, इसमें हर्षवर्धन को हटाकर मांडविया जो है गुजरात से, उनको हेल्थ मिनिस्टर के सेंट्रल में बनाया गया। तो नाम उनका लिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्लान होता तो उनको अभी 1-2 महीने पहले सेंटर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। इसका मतलब वो भी बाज हो जाते हैं। नितिन पटेल ओल्ड है और बहुत पहले से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इमेज या चेहरा नहीं है, इसलिए शायद उनका नंबर लगने वाला नहीं है। तो बचते हैं CR पाटिल, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल और गोवर्धन झड़ापिया। अब गोवर्धन झड़ापिया ये भी नाम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि गोवर्धन झड़ापिया बीजेपी में पहले से थे, लेकिन 2007 के चुनाव के बाद ये मोदी जी के खिलाफ हो गए थे और इतने खिलाफ हो गए थे कि इन्होंने एक अलग गुट बनाया था और कांग्रेस से हाथ मिलाकर इन्होंने चुनाव लड़ा था अपने कोई गुट को लेकर और हार गए थे और बीजेपी से बाहर चले गए थे। लेकिन बाद में मेरा ख्याल है 2014 के बाद वो वापस आ गए। लेकिन उससे भी पहले 2012 में जब गुजरात का तीसरी बार चुनाव मोदी जी ने जीता था, उस वक्त केशुभाई पटेल ने एक अलग से पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के भी नेता गोवर्धन झड़ापिया रहे हैं। उस समय उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी, भाषण दिए थे और बाद में 2014 मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि झड़ापिया ऐसे नेता है कि जिन पर मोदी या शाह ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आज भी वो गुजरात बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, क्या उनको उतना भरोसा रख सकते हैं मोदी या शाह, जो बीच में 3-4 साल पार्टी के खिलाफ गए थे और पार्टी के खिलाफ जाने का कारण ही मोदी और शाह, इनकी नफरत यही कारण था कि गोवर्धन झड़ापिया। अच्छा, और एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब गुजरात के दंगे हुए तो यही झड़ापिया गुजरात के होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। यानी दंगल में अगर किसको ब्लेम किया जाएगा तो उनको भी किया जा सकता था,
फिर भी वो गुजरात दंगे का मामला उठाकर मोदी के खिलाफ प्रचार करते रहे। तो ऐसा नेता वापस आ गया है पार्टी में, फिर भी उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनका नंबर नहीं लगेगा। हाँ, फ्रंट रनर करके उनको बताया जा रहा है कि झड़ापिया है, नितिन पटेल है, मंडविया है, लेकिन ये तीनों नेता मुझे ऐसे नहीं लगते कि इनको चांस मिल सकता है। रहता है तो सिर्फ चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, जो आज गुजरात ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टी की, उस पर उनका कब्जा है और उन्होंने एक बढ़िया काम किया है और सिर्फ गुजरात बीजेपी का ही काम नहीं किया है। तो चुनाव के समय इन्होंने मोदी और शाह, पर्टिकुलरली अमित शाह के साथ रहकर हर जगह अलग अलग राज्यों में जाकर, अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब काम किया है। और पर्टिकुलरली यूपी में जो बड़ी संख्या में बीजेपी 14 और 19 में एमपी चुनकर ला सकी, उसमें CR पाटिल का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इनका पलड़ा सबसे भारी है। हाँ, लेकिन एक बात और हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी कि ये पहले बिगर गुजराती है जो गुजरात की राजनीति में इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। वरना गुजरात की कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी राजनीति में कोई नॉन गुजराती इतना ऊपर नहीं उठा है। हाँ, पहले ज़माने में थे, आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे या शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मावलंकर, ये मराठी थे, फिर भी वो गुजरात से थे, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर एक बड़ा राज्य था मुंबई, जिसको मुंबई स्टेट बोलते थे। उसमें गुजरात और महाराष्ट्र का बहुत सारा हिस्सा इकट्ठा था, उसको मुंबई स्टेट बोलते थे। लेकिन डिवीज़न होने के बाद बहुत सारे यानी मावलंकर जैसे लोग ये गुजरात में रह गए और इसलिए वो गुजरात से MP वगैरह बनते थे। लेकिन मावलंकर छोड़ने के बाद शायद ही कोई इतना बड़ा बिगर गुजराती नेता होगा जो गुजरात में इतनी हाईएस्ट लेवल के लीडरशिप तक पहुंचा है। और चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल वैसे नेता है और इनका जन्म भी महाराष्ट्र का है। यानी डिवीज़न होने के बाद, यानी महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए उसके बाद इनका जन्म हुआ है और वो जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आगे जाकर वो गुजरात में स्थायी हो गए, वहाँ के बन गए, वहाँ के निवासी हो गए और आहिस्ते आहिस्ते वो बीजेपी में आ गए। मोदी उनके मेंटर है और मोदी ने इनको इस स्तर पर संधि देकर, ताकत देकर लीडर बनाया। और उन्होंने भी उसी क्या कहते हैं उसी विश्वास से मोदी और शाह के साथ काम किया है। इसलिए मुझे लगता है जो 4 नेता अभी स्पर्धा में है, रेस में है चीफ मिनिस्टरशिप के, उसमें सबसे अगर पलड़ा भारी किसका होगा तो वो मराठी मानुस चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल इनका है। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है कि जब कर्नाटक में मराठी मानुस की हार हो गई, ऐसा चिल्लाते चिल्लाते शिवसेना के नेता संजय राउत रो पड़े थे और शिवसेना ने हल्ला गुल्ला मचाया था कि कर्नाटक में मराठी मानुस हार गया। वैसे तो हारा नहीं है, जो बेलगांव में चुनाव हुआ था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मराठी चुनकर आए, मेजॉरिटी मराठी चुनकर आए, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन चुनकर आए हुए कारपोरेटर्स बेलगांव के मैक्सिमम मराठी ही है। तो जो शिवसेना महाराष्ट्र में हमेशा मराठी अस्मिता, मराठी बाणा या मराठी की बात करती है, मराठी मानुस की बात करती है, और यहाँ से कोई मुंबई से एक कंपनी या संस्था उठाकर गुजरात में भेजी गई तो देखो गुजरात ने महाराष्ट्र से कुछ चुराया है ऐसा बोलते हैं, तो वो पूरा गुजरात अगर मराठी चीफ मिनिस्टर वहाँ बनता है तो गुजरात ही मराठी मानुस के हाथ में आ गया ऐसा बोला जाएगा। तो ये मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले जो है
उनके लिए बड़ा धक्का होगा अगर ये जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल आज प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो शिवसेना के लिए ये बड़ा धक्का होगा। महाराष्ट्र में मराठी राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा धक्का होगा, क्योंकि जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है वो जो ओरिजिनली मराठी है, फिर भी गुजरात में सेटल होकर चीफ मिनिस्टरशिप तक पहुंचने वाला, ये अजूबा होगा। और इसलिए अब और एक बात है कि महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका भी नाम चंद्रकांत पाटिल है, जो कोल्हापुर से है, और गुजरात के भी बीजेपी के प्रमुख जो है उनका भी नाम चंद्रकांत पाटिल ही है, वो जलगांव से है। दोनों महाराष्ट्र के हैं, लेकिन एक महाराष्ट्र का पाटिल गुजरात का शायद चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ये आप सुनते होंगे। उसके बाद 12 घंटे में इसका 12 या 24 घंटे में उसका रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं कि क्या गुजरात का चीफ मिनिस्टर मराठी मानुस बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये एक अजूबा सचमुच बन जाए। दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।